Good morning, student. In today's lecture, I will tell you hydrogen spectrum with the help of Bohr's model. इससे पहले हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में, एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन के बारे में बात कर चुके हैं. ये आपको देख करके याद आ गया होगा. क्या किया था, जब हाइड्रोजन गैस पर इलेक्ट्रिक स्पार्क पास करके लाइट को प्रिज्म से पार करके फोटोग्राफिक प्लेट पर रीड किया था, तो डिफरेंट वेवलेंथ पर डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस अराइज हुई थी. विजिबल रीजन में ये लाइंस रीड की गई थी सबसे पहले बाल्मर के थ्रू, और उन सीरीज ऑफ लाइन को नेम दिया गया था बाल्मर सीरीज. रिकॉल हुआ ये सब चीज़ें. और बाल्मर सीरीज में ये स्पेसिफाइड वेवलेंथ पर लाइन आई थी 656 नैनोमीटर, 486 नैनोमीटर, 434 नैनोमीटर एंड 410 नैनोमीटर रेंजेस में. इसके बाद बाल्मर ने इन सीरीज ऑफ लाइन के लिए वेवलेंथ फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला भी दिया था, जिसे बाल्मर फॉर्मूला कहते हैं. लेटर ऑन so many scientists also find different series of lines in अल्ट्रावायलेट एंड आईआर रीजन्स ऑल्सो. जैसे लाइमन ने अल्ट्रावायलेट रीजन में सीरीज ऑफ लाइन को फाइंड आउट किया था. पास्चन, ब्रैकेट, फंड, हम्फी, इन साइंटिस्ट ने आईआर रीजन में सीरीज ऑफ लाइन को फाइंड आउट किया था, और ये सीरीज ऑफ लाइन एक स्पेसिफाइड वेवलेंथ पर ही थी. इन डिफरेंट साइंटिस्ट के नेम्स पर ही इन सीरीज ऑफ लाइंस, स्पेक्ट्रल लाइंस को नेम दिया गया था. लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज एंड फंड सीरीज. आई थिंक याद आया होगा ये सारी चीज़ें आप सभी को. और इन सभी सीरीज में डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन की वेवलेंथ फाइंड आउट करने के लिए रिडबर्ग ने एक फॉर्मूला दिया था जो यहाँ पर मेंशन है. दैट इज 1/λ, जिसे हम वेव नंबर भी कहते हैं, इज इक्वल्स टू R 1/n1. यहाँ पर तो मैंने आपको बाल्मर फॉर्मूला बताया हुआ है. Yes, it is Rydberg formula. 1/λ is equals to wave number R 1/n1 square minus 1/n2 square. और मैंने हर एक सीरीज के लिए आपको ये बात बताई है कि n1 कांस्टेंट होता है और n2 वेरी करता है. तो ये डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस कैसे आई? n1 हम कांस्टेंट रखते हुए और n2 वेरी करते हुए, लेट सपोज अगर मैं n1 की वैल्यू 1 रखती हूँ और n2 की वैल्यू 2, 3, 4, 5 पुट करती हूँ, तब कैसे मुझे ये लाइमन सीरीज मिली? इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन किया इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन किया बोर्स मॉडल में. तो आज हम इसी टॉपिक को आगे करने वाले हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विद द हेल्प ऑफ बोर्स मॉडल. हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली हाइड्रोजन को ही हमें कंसीडर करना है. बोर्स मॉडल, डेफिनेटली बोर्स मॉडल इज नॉट ओनली फॉर हाइड्रोजन, इट इज़ फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, जैसे मैंने आपको बोर्स मॉडल में बताया था. बोर्स formulas are applied not only to hydrogen atom, while these formulas are also applied to the He positive and Li2 positive. It means all the three hydrogen means hydrogen, He positive and lithium 2 positive all have only one electron. Right, it means Bohr model is applicable for all the species which has only one electron. Okay, but this one emission और absorption, इसी तरह से absorption spectrum भी हो सकता है. तो emission और absorption spectrum of hydrogen was only for the hydrogen. राइट, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है. एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन की बात होती है तो हमें सिर्फ हाइड्रोजन कंसीडर करना है, यहाँ पर हीलियम और लिथियम आयंस को कंसीडर नहीं करना है. तो अब मैं आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ही बता रही हूँ, और जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन को कंसीडर करते हुए तो मैं हाइड्रोजन की ही बात करूँगी. आई नो दैट इन केस ऑफ हाइड्रोजन देयर इज ओनली 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन, राइट, लाइक दिस. बोर्स ने अपने एक पोस्टुलेट में ये कहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन लोएस्ट एनर्जी लेवल में है तो हम उसे बोलते हैं ग्राउंड स्टेट. अगर मैं हाइड्रोजन में इस इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट एनर्जी लेवल में मानती हूँ तो हम इसे बोलते हैं इट इज़ इन ग्राउंड स्टेट. ये बात क्लियर हुई? यहाँ तक की बात. सबसे पहले बोर्स पोस्टुलेट को भी ध्यान रखना है. अगर इलेक्ट्रॉन लोएस्ट एनर्जी लेवल में है तो क्या कहा जाएगा? इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन ग्राउंड स्टेट.
बट अभी हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या किया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रिक स्पार्क पास किया। इट मीन्स व्हाट, अगर मैं किसी भी कंटेनर में हाइड्रोजन गैस लेकर के हीट कर दूं या किसी भी डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस लेकर के इलेक्ट्रिसिटी पास करूं, देन व्हाट विल हैपन, वहाँ तो हमने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स लिए हैं। First of all, these hydrogen molecules will dissociate into hydrogen atoms. You know that हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड है। जब आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ हीट और इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देन व्हाट विल हैपन, दिस बॉन्ड विल ब्रेक। नाउ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल विल कन्वर्ट इनटू द हाइड्रोजन एटम, एंड इन हाइड्रोजन एटम देयर इज ओनली वन इलेक्ट्रॉन, यू नो दैट वेरी वेल, राइट। अब क्या होता है, हमें बोर्ड्स मॉडल के अकॉर्डिंग ये पता है कि लोएस्ट एनर्जी लेवल के लिए, मतलब ग्राउंड स्टेट के लिए एनर्जी मिनिमम होती है। लेट सपोज कि एनर्जी मिनिमम है और हम जब एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं या आइदर इन टर्म्स ऑफ हीट और इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके किसी भी हायर एनर्जी स्टेट में पहुंच सकता है। गॉट माई पॉइंट। अभी हमने जो अभी तक 10th स्टैंडर्ड तक हाइड्रोजन एटम के लिए अगर मुझको बताना है कि हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, कितने ऑर्बिट हैं, तो बस सिंपल हम ये बताते हैं कि हाइड्रोजन में न्यूक्लियस है जिसमें एक प्रोटॉन है और एक ऑर्बिट है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, राइट। हमें ये नहीं पता था अप टू द 10th स्टैंडर्ड, हम ये नहीं जानते कि हाइड्रोजन में नंबर ऑफ ऑर्बिट्स प्रेजेंट हैं। तो यही चीज़ मैंने यहाँ ड्रॉ किया है कि ये न्यूक्लियस है एंड देयर आर नंबर ऑफ ऑर्बिट्स प्रेजेंट इन केस ऑफ हाइड्रोजन। नाउ व्हाट विल हैपन, मैं कहती हूँ कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, लोएस्ट एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन है, और हीट करने पर क्या होगा या इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर क्या होगा, इट कैन जंप टू द एनी ऑफ द हायर एनर्जी लेवल। वी नो दैट जैसे जैसे हम इनर ऑर्बिट टू आउटर ऑर्बिट मूव करते जाएंगे एनर्जी बढ़ती जाएगी। इलेक्ट्रॉन जितना एनर्जी गेन करेगा उसी अकॉर्डिंग हायर एनर्जी लेवल में जंप कर जाएगा। यहाँ तक की बात क्लियर है। बट हायर एनर्जी लेवल में इनका लाइफ टाइम शॉर्ट है। वापस से क्या होगा, अब ये हायर एनर्जी लेवल से वापस से लोअर एनर्जी लेवल में आना चाहेगा। इट मे कम टू द ग्राउंड स्टेट like this, it may come to the any of the intermediate state like this। समझ में आ रही है ये बातें? अब यहाँ पर डिफरेंट जंप के थ्रू जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी आएगा तो कुछ एनर्जी रेडिएशन एमिट करेगा जो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज में होगा। क्लियर हुई? यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस है, मतलब 1 2 3 4 5। अगर मैं ये बात करती हूँ E5 टू E4, तो यहाँ पर एक एनर्जी डिफरेंस आएगा डेल्टा ई। और मैं आप लोगों को लास्ट बता चुकी हूँ कि डेल्टा ई की हेल्प से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर हम वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं तो हमें पता लगेगा कि ये पर्टिकुलर एनर्जी रेडिएशन किस वेवलेंथ का है। ये भी बात अच्छे से क्लियर हो गई। इट मीन्स हर एक टाइम जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल जा रहा है तो स्पेसिफाइड यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी रिलीज होगी E5 माइनस E4, मतलब इस ऑर्बिट की एनर्जी और इस ऑर्बिट की एनर्जी के डिफरेंस के। अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ, इस लेवल पर बात करती हूँ, लेट सपोज मैं इसे 2 मान लेती हूँ, सेकेंड लेवल पर बात करती हूँ, तो एनर्जी रिलीज होगी E5 माइनस E3, ये एनर्जी डिफरेंस के। और अगर मैं ये थर्ड की बात करती हूँ, थर्ड लेवल की बात कर, मतलब थर्ड लेवल मीन्स थर्ड कंडीशन की बात करती हूँ, तो इसमें एनर्जी रिलीज होगी E5 माइनस E1 के इक्वल। इट मीन्स इन ऑल केसेस डिफरेंस इन एनर्जी इज डिफरेंट। इट डिपेंड अपॉन द जंप ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर एनर्जी टू any one of the lower energy level. That's why specific wavelength radiation, जब specified energy radiation release होगा तो हमें specific wavelength पर spectral line मिलेंगी। अब ये लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज कैसे आती हैं, अब हम उसकी बात करते हैं। ये एक हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम शो करने के लिए मैंने एक छोटा सा एक डायग्राम बनाया है। इसमें आप सेंटर में मानिए ये प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन जो कि हायर एनर्जी लेवल में शिफ्ट करता है। लेट सपोज मैंने बात की कि वो n इक्वल्स टू 7 टू n इक्वल्स टू 1 में जंप करता है लाइक दिस। और अगर वो n इक्वल्स टू 7 टू n इक्वल्स टू 1 में जंप कर रहा है तो लोअर एनर्जी n1 बिकम्स 1 एंड n2 बिकम्स 7।
दैट्स क्लियर। अभी मैं आपको ये रिडबर्ग फॉर्मूला में अप्लाई करके बताऊंगी। और क्या कंडीशन हो सकती है यहाँ पर, अनदर कंडीशन में बी देयर कि वो 6th एनर्जी लेवल टू 1st एनर्जी लेवल में जंप कर जाए, 5th टू 1st, 4th टू 1st, 3rd टू 1st एंड 2nd टू 1st। अब यहाँ पर हर एक टाइम एक पर्टिकुलर एनर्जी रेडिएशन एमिट होगा, और ये जो पर्टिकुलर एनर्जी रेडिएशन एमिट हो रहा है वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पर स्पेक्ट्रल लाइंस अराइज करेगा। अब यहाँ पर हमें देखने वाली बात क्या है कि लोअर एनर्जी लेवल एवरी टाइम इज 1, इट मीन्स n1 एवरी टाइम इज 1, बट n2 इट मे बी 7, 6, 5, 4, 3 और 2। क्या ये हमारे इस लाइमन सीरीज को फुलफिल नहीं कर रहा है? जो मैंने आपको ये बात बताई थी रिडबर्ग फॉर्मूला में, n1 वैल्यू फॉर लाइमन सीरीज इट मस्ट बी 1 और n2 वैल्यूज इट मे बी 2, 3, 4, 5 लाइक दिस। देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है लाइमन सीरीज n1 इज 1 और n2 इट मे बी 2, 3, 4, 5 लाइक दिस। जस्ट इमेजिन कि जब आपने हाइड्रोजन गैस को हीट किया होगा तो हाइड्रोजन गैस सबसे पहले हाइड्रोजन एटम में डिवाइड हुआ होगा। हाइड्रोजन एटम की इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके हायर एनर्जी लेवल में पहुंचे होंगे, लेकिन हायर एनर्जी लेवल में उनका लाइफ टाइम शॉर्ट है, वो वापस से लोअर एनर्जी लेवल में आए होंगे। तो वो सभी हाइड्रोजन वो सभी हाइड्रोजन एटम्स में इलेक्ट्रॉन, देयर आर सो मेनी हाइड्रोजन एटम, किसी एक हाइड्रोजन एटम की बात नहीं कर रहे हैं हम, ये हम डिफरेंट हाइड्रोजन एटम के लिए डायग्राम की बात कर रहे हैं। तो इन वन हाइड्रोजन एटम लेट सपोज इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम 7 to the first level, in another hydrogen atom 6 to the first level, in another 5 to the first। मतलब वो सभी सीरीज जिसमें हायर एनर्जी लेवल से ग्राउंड स्टेट फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, वो सभी एटम्स ऑफ हाइड्रोजन जो एनर्जी रेडिएशन एमिट करते हैं वो सब इस लाइमन सीरीज के अंडर आएगा। क्लियर हुई ये बात? मैंने आपको बताया था लाइमन सीरीज में ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक वेवलेंथ कब आ रही है, जब n2 2 हो। इट मीन्स फॉर दिस वन, इट मीन्स फॉर दिस वन। ये वाली स्पेसिफिक वेवलेंथ कब आ रही है, जब n2 की वैल्यू 3 हो। इट मीन्स स्पेसिफिक दिस वन। अगर n1 मीन्स ग्राउंड स्टेट 1 है और एक्साइटेड स्टेट 2, 3, 4, 5 है, तो वो सभी रेडिएशंस किस सीरीज में आते हैं, किस वेवलेंथ में आते हैं? तो यू मस्ट नो दीज आर इन लाइमन सीरीज। बात करते हैं आगे। जरूरी नहीं है कि ये सभी इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट सीरीज तक ही आए। पॉसिबिलिटी है कि ये इलेक्ट्रॉन 7th लेवल टू 2nd लेवल पर आकर के रुक जाए, 5th लेवल टू 2nd लेवल पर आके रुक जाए, 4th to 2nd, 3rd to 2nd लाइक दिस। अगर वो 7th to 2nd आ रहा है इलेक्ट्रॉन तब भी एनर्जी रिलीज करेगा, 6th to 2nd आ रहा है तब भी एक एनर्जी रेडिएशन, लाइकवाइज 5th, 4th and 3rd to 2nd। इन ऑल केसेस, इन ऑल द हाइड्रोजन एटम्स, वो सभी हाइड्रोजन एटम्स जिसमें इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से 2nd एनर्जी लेवल तक शिफ्ट हो रहा है, वो सभी बैंड्स के सीरीज में आते हैं, बाल्मर सीरीज। और इन विजिबल रीजन वो सभी स्पेक्ट्रल लाइंस, ये जितने भी रेडिएशंस एमिट हुए, ये एक पर्टिकुलर वेवलेंथ रेडिएशंस के सीरीज में आएंगे, बाल्मर सीरीज में आएंगे, विजिबल रीजन में आएंगे। देखिए नाउ अगेन कंपेयर, हम दोबारा से कंपेयर करते हैं। मैंने आपको ये बोला था कि बाल्मर सीरीज के लिए स्पेसिफाइड वेवलेंथ है 656 वेवलेंथ कब आई होगी, जबकि कि इलेक्ट्रॉन 3rd to 2nd में शिफ्ट हुआ होगा। जब 3rd to 2nd शिफ्ट हुआ, इस केस में जो एनर्जी रेडिएशन रिलीज हुए उस केस में वेवलेंथ थी 656 नैनोमीटर। लेकिन जब यही इलेक्ट्रॉन 4th to 2nd शिफ्ट हुआ होगा तो जो रेडिएशन रिलीज हुई उसके लिए वेवलेंथ थी 486 नैनोमीटर। 5th to 2nd हुआ होगा, उस केस में वेवलेंथ थी
34 नैनोमीटर, और 62 सेकेंड हुआ तो वेवलेंथ रेंज थी 410 नैनोमीटर, लाइक दिस। इट मीन्स जो ये रेडिएशन रिलीज हुए हैं, इन रेडिएशंस की वेवलेंथ वैल्यू स्पेसिफिक वेवलेंथ वैल्यू है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, कांस्टेंट वैल्यू आती है। जब ये कांस्टेंट वैल्यू, इट्स मीन कि ये हमें क्लियरली शो हो रहा है कि अगर फिफ्थ एनर्जी लेवल से सेकंड एनर्जी लेवल तक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो जो एनर्जी रेडिएशन एमिट होगा वो 410 नैनोमीटर वेवलेंथ रेंज में जाएगा। इट मीन्स कि वो 410 नैनोमीटर पर ही अपनी स्पेक्ट्रल लाइन शो करेगा। तो इस तरह से बोर्ड्स ने बिल्कुल इजीली क्लैरिफाई किया कि किस तरह से लाइमन बाल्मर पार्शियल सीरीज अराइज हुई। इसी तरह से अगर मैं बात करती हूँ कि अगर हायर एनर्जी लेवल से लाइक दिस 7th to 3rd लेवल तक ही इलेक्ट्रॉन जंप करे, इस तरह से मीन्स 7 to 3rd, 6 to 3rd, 5th to 3rd एंड 4th to 3rd, तो ये सीरीज कहलाएगी पार्शियल। In Paschen series, N1 constant is 3, N2 are 4, 5, 6 like this. तो यहाँ पर N1 value it's 3. Look, N1 is 3. मतलब ground state level is 3. और higher energy level it may be 4, 5, 6 and 7 like this. तो ये वो सभी atoms जिसमें इलेक्ट्रॉन 7, 8 या मतलब और भी हायर एनर्जी लेवल से थर्ड एनर्जी लेवल तक जंप कर रहे हैं, जो एनर्जी रेडिएशन एमिट करते हैं वो पर्टिकुलर वेवलेंथ किस रीजन में जाएगा? पार्शियल सीरीज रीजन में जाएगा। एक स्पेसिफाइड वेवलेंथ अराइज होंगी और वो स्पेसिफाइड वेवलेंथ IR रीजन में आती है। तो इस तरह से बोर्ड ने ये बताया कि पार्शियल सीरीज किस तरह से आई। नेक्स्ट, पार्शियल सीरीज के बाद लेट सपोज अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल टू 4th लेवल तक ही पहुंचता है, लाइक दिस। अगर मैं बात करती हूँ कि N1 is 4 एंड N2 is 5, 6, 7 एंड सो ऑन लाइक दिस, तो ये सीरीज बनती है ब्रैकेट सीरीज। इन ब्रैकेट सीरीज हायर एनर्जी लेवल टू 4th, लुक एट दिस, एन वैल्यू इज 4। अगर 4 पर जाकर के इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो यहाँ से जो एनर्जी रेडिएशन रिलीज होगा वो पर्टिकुलर वेवलेंथ ब्रैकेट सीरीज में एंटर करती है। ब्रैकेट सीरीज के अकॉर्डिंग ही हमें वेवलेंथ स्पेक्ट्रल लाइन पर शो होती हैं। ऐसे ही हायर एनर्जी लेवल किसी भी ये गलत हो गया है, दिस वन, हायर एनर्जी लेवल टू द 4th एनर्जी लेवल में से दोबारा से कर देती हूँ। इट मीन्स हायर एनर्जी टू ओनली 4th लाइक दिस। और अगर ये हायर एनर्जी टू 4th एनर्जी लेवल आती है तो इसे बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज। अगेन अगर मैं बात करती हूँ हायर एनर्जी लेवल टू 5th तक पहुँचे, लाइक दिस, इट्स मीन N1 लोअर एनर्जी लेवल इज 5, N2 हायर एनर्जी लेवल इज 6, 7 एंड सो ऑन। तो इस सीरीज को बोलते हैं फंड सीरीज। इन फंड सीरीज हायर एनर्जी लेवल टू ओनली फिफ्थ एनर्जी लेवल तक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। तो हायर एनर्जी लेवल में भी more than 5, it may be 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर जितनी भी हायर एनर्जी लेवल से वो सभी हाइड्रोजन एटम जिनमें हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल 5 में एंटर कर रहा है, वहाँ से एनर्जी रेडिएशन एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पर एमिट करते हैं स्पेक्ट्रल लाइन, और वो स्पेक्ट्रल लाइन किस सीरीज में आती है? फंड सीरीज में आती हैं, IR रीजन में आती हैं। तो इस तरह से बोर्स मॉडल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ये डिफरेंट बैंड्स कैसे आए उनको बताने के लिए सक्सेसफुल रहा। बोर्ड्स का ये कहना था कि जब हम हाइड्रोजन गैस के किसी भी एग्जाम्पल से या तो इलेक्ट्रिसिटी पास करें या हीट पास करें तो हाइड्रोजन एटम डिसोशिएट, मतलब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एटम में डिसोशिएट होगा और हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन डिफरेंट हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन डिफरेंट एनर्जी लेवल तक मूव कर जाएंगे। वहाँ से हायर एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन का लाइफ टाइम शॉर्ट है और वापस से लोअर एनर्जी लेवल या फिर ग्राउंड स्टेट में आएंगे, और अगर वो फर्स्ट एनर्जी लेवल तक आते हैं तो वो सभी रेडिएशन लाइमन सीरीज में अपने स्पेक्ट्रल लाइन शो करते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन सेकंड लेवल तक आते हैं, सेकंड एनर्जी लेवल तक आते हैं, तो एनर्जी रेडिएशन एक बाल्मर सीरीज वेवलेंथ
पर जाकर के अपनी स्पेक्ट्रल लाइन शो करती है, और अगर ये सभी थर्ड लेवल तक आते हैं तो जो स्पेक्ट्रल लाइन्स अराइज होती हैं वो सभी पाश्चन सीरीज में आती हैं, और अगर फोर्थ तक आएंगे तब स्पेक्ट्रल लाइन ब्रैकेट सीरीज शो करती हैं, और फिफ्थ आने पर स्पेक्ट्रल लाइन फंड सीरीज शो करती हैं। मीन्स स्पेसिफिक वेवलेंथ रेडिएशन एमिट होने पर स्पेसिफिक वेवलेंथ पर ही स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी, उससे अलग नहीं मिलेगी। बिकॉज जब एक एनर्जी गैप फिक्स है, पर्टिकुलर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है, तो पर्टिकुलर एनर्जी गैप से रिलीज होने वाली इलेक्ट्रॉन एनर्जी, मतलब एनर्जी डिफरेंस, वो भी फिक्स है। और अगर एनर्जी डिफरेंस फिक्स है तो वेवलेंथ भी फिक्स है। दैट्स वाई this type of spectrum we find out even hydrogen sample is taken at any time, चाहे हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का रेडिएशन कभी भी मेंशन करें, कभी भी मेज़र करें, लाइंस इन्हीं वेवलेंथ्स पर आएंगी। थैंक यू।